dear future doctors, I, Dr. Garima Singh Kant, welcomes you all to Pradis Institute of Education. तो बच्चा लोग हम कर क्या रहे हैं? We are doing तैयारी आपकी जीत की, तैयारी नीट की, और आप मेरे साथ फिलहाल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट बॉटनी के अंदर काउंट होगा, ठीक है. तो हम नीट बॉटनी के हिसाब से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा. आज के लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड साथ साथ विल टॉक अबाउट लाइकेंस. तो काफ़ी बढ़िया सा हमारा एक टॉपिक बचा है. अगेन वी कैन एंटिसिपेट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी, कि इस चैप्टर में से भी 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं अक्सर. तो चलो हम अपनी क्लास आज की शुरू करें. उससे पहले मैं फटाफट आपको हमारे बारे में ब्रीफ कर दूं. तो Pradis, as you know, is an e-learning platform. ठीक है. You will get our application. You can get our application both on Android, that is the Play Store, as well as on the Apple, that is in the iOS market. So you can download our application from those two marketplaces, and then what will you get? Once you download our application, you will be getting everything for classes nursery to class 12th. So we cater students of classes nursery to class 12th. हम उन्हें हर बोर्ड के हिसाब से, हर करिकुलम के हिसाब से बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन एक भयंकर अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं. सो हमारा जो वैसे पैकेज है बेटा दैट इज़ 30,000, बट सिंस अभी अगर आप प्रोमो कोड अप्लाई करते हो तो आपको हमारा पैकेज एक ऑफर प्राइस में मिल जाएगा. प्रोमो कोड है Pradis_2025, और जिस पैकेज में आपको मिल जाएगा, जिस प्राइस में, दैट इज गोइंग टू बी 8,999 ओनली फॉर द एंटायर ईयर. और इस पूरे साल में व्हाट विल यू गेट? इस पूरे साल में यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू आवर लाइव क्लासेस, access to our classroom videos, 3D videos, lecture videos, smartboard videos, recent live classes also you can watch if in case you miss on any lecture. उसके अलावा बेटा you'll get the entire content, आपकी सारी बुक्स का जो भी content है, जो भी curriculum है, you'll get everything over there. Plus you'll be getting free solutions for all your standard textbook, plus those refreshers which you have to refer. Also you'll get the practice sheets, worksheets and personalized doubt sessions. So our classes on the application, they are completely interactive. पूरी तरीके से 1-on-1 वहाँ पढ़ाया जाता है. आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो और हम अपनी क्लास में देन एंड देयर उस चीज़ को आपका रिप्लाई करते हैं. तो हमारी क्लासेस इज अ 2-वे कम्युनिकेटिव क्लास. तो अगर आप लोग चाहते हैं नीट के बच्चों कि आपको भी उस क्लास का बेनिफिट चाहिए, तो आप लोग भी सर्टेनली ऐप इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अदरवाइज आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने की, क्योंकि हमारी तरफ से प्रैक्टिस शीट्स, वर्कशीट्स और डाउट सेशंस जो हैं वो आपको वैसे भी फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो. इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, डायरेक्ट मेंटरशिप चाहिए, डायरेक्ट गाइडेंस चाहिए, अपनी पोजीशन पता करनी है, देन यू कैन सर्टेनली गो फॉर आवर पेड सब्सक्रिप्शन. सो विद दैट इन माइंड, नाउ व्हाट विल बी डूइंग, यू ऑलरेडी नो वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर 11th क्लास करिकुलम, बी इट नीट बॉटनी, नीट जूलॉजी, नीट केमिस्ट्री एंड नीट फिजिक्स, एंड दैट टू एंटायरली फ्री. तो आपको हम सारी की सारे लेक्चर्स यहीं पढ़ाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे. सो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सर्कुलेट इट टू एज मेनी एज योर फ्रेंड्स पॉसिबल, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द क्वालिटी एजुकेशन एट द फ्री. ओके, तो आप उनको भी बिल्कुल बता सकते हो. तो टाइम टेबल बच्चा यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. अब हमारा आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अबाउट वायरसेस. अब खुद सोचो, सीजन चेंज हुआ नहीं, रेनी सीजन आने से पहले ही गर्मी हटती है, थोड़ी सी ठंड आती है कि आज हमारी सर्दी खांसी शुरू हो जाती है. अब ये क्यों हो रहा है? अगेन इतने बड़े हम हो गए कि हम ये जानते हैं मैम कि वायरस के कारण हो रहा है. इट इज दोज वायरसेस विच आर कॉजिंग दिस कॉमन कोल्ड, दिस फ्लू, जो हम सीजन चेंज पे एक्सपीरियंस करते हैं. और हम ये भी जानते हैं मैम कि इसके लिए हम यूजुअली कोई दवाई ववाई खाते नहीं है, अपने आप ही 5-7 दिन में ठीक हो जाती है ये बीमारी. अब ये बीमारी हो क्यों रही है? दिस पर्टिकुलर डिजीज विच इज़ द कॉमन कोल्ड और द फ्लू, ये हो रही है आपके वायरसेस के कारण, जिसमें आपका कॉमन कोल्ड का वायरस रिस्पॉन्सिबल है. अब देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. कहीं पर भी वायरस का नाम था? किंगडम मोनेरा में भी हमने वायरस को जगह नहीं दी और यही कहा कि भाई हम तो लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं. तो हम बेसिकली वायरस को लिविंग थिंग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हमने इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी. बट वायरसेस का इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे, आपकी लाइफ पे हम बहुत इजीली देख पा रहे हैं. हम अभी अभी इस पैंडेमिक से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे हैं और ये पैंडेमिक के पीछे का रीजन भी तो एक वायरस था.
तो जब ये वायरसेस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ड्रेडफुल है, इतना ज़्यादा हार्मफुल है, और हम कह रहे हैं कि वायरस मर नहीं रहे हैं, एक की बॉडी में जाने के बाद उल्टा अपना काउंट बढ़ा रहे हैं, तो ये तो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। और अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है तो मतलब ये तो एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मैम, ऐसा क्यों हो रहा है? यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में अक्सर आता है, और यही क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आता है तो हमें अपना थॉट क्लियर करना है ऑन द फैक्ट कि वायरसेस जब तक लिविंग सेल के बाहर रहते हैं, जब तक आप उनको एक लिविंग होस्ट प्रोवाइड नहीं करते, वो रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स। तो वो इनर्ट रहते हैं, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते, देयर इज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी गोइंग ऑन इन देयर बॉडी, कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके पास तो एक सेल भी नहीं है बच्चा, दे आर ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स या सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, सो दे डोंट हैव अ सेल। तो उनके पास एक डिफाइनिंग सेल नहीं है, दे डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड इट, इसीलिए जब तक वो बाहर हैं तब तक वो नॉन लिविंग है। अब ये लिविंग हो क्यों जाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वाई आर दे डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, ये हमारा एक और क्वेश्चन है। तो हमारी बॉडी में जाने के बाद व्हाट दे एग्जैक्टली हैव इज देयर जेनेटिक मटीरियल। हर एक वायरस में यू विल गेट इट्स जेनेटिक मटीरियल, दैट इज वायरस के पास खुद का डीएनए या खुद का आरएनए होता है, उसके पास अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है जो उसके लिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, ठीक है, जो उसके लिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अब इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है, न्यूक्लिक एसिड है, तो ये न्यूक्लिक एसिड एज सून एज इट गेट्स अ सेल, नो, जैसे हमारा सेल इन्फेक्ट करने के लिए उसे मिला, तो हमारे डीएनए के साथ साथ ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करा लेंगे, हमारी बॉडी में जाने के बाद अपने आरएनए से अपने लिए डीएनए बनवा लेंगे, और उस तरीके से फिर अपना प्रोटीन का कोट भी बनवाएंगे और अपना काउंट मल्टीप्लाई करते जाएंगे। So as soon as they gain entry inside a living cell, a living tissue, a living host, they start replicating, they start increasing their count. इसीलिए हम कहते हैं viruses show reproduction when they infect a living cell, when they infect a living cell. तो ये reason है कि viruses जब living host के अंदर आते हैं तो वो living हो जाते हैं because they know how to utilize our machinery and make multiple copies for themselves. तो ये हमारा सबसे बड़ा इशू है कि यही रीज़न है कि हम वायरसेस के अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे उनके लिए मेडिसिन बनाएं, कैसे उनकी किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप करें जब वो कुछ करते ही नहीं है। हमारी बॉडी के सेल्स को तो हम नुकसान पहुंचा नहीं सकते। दैट इज अगेन वन ऑफ द लिमिटेशंस व्हाई वी हैव वेरी लिमिटेड ड्रग्स व्हिच आर सक्सेसफुल ऑन वायरसेस। सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दिस एग्जैक्टली इज। So with that basic understanding, now let us look into your book and understand कि NCERT जो 11th की बायोलॉजी की बुक है वो हमसे क्या कहना चाह रही है। So let us have a look on the topic viruses. तो देखो पहली लाइन में they are telling you that in the 5 kingdom classification of Whittaker there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. तो मैम लाइकन्स क्या होते हैं? फिर लाइकन्स होते हैं बच्चा हमारे वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक एल्गे और एक फंजाई साथ में रहते हैं एंड दे आर लिविंग इन सच अ क्लोज एसोसिएशन, नो, कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। दे विल अपीयर लाइक अ सिंगल ग्रुप टू यू, और ये दोनों एक दूसरे पे भयंकर तरीके से डिपेंडेंट है। ये दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है कि मैं एक काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम एक काम मेरे लिए कर रहे हो, और हम दोनों साथ में ही रह पा रहे हैं बिकॉज एकदम गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, ये दोनों का फायदा हो रहा है साथ में रहने के लिए। तो ये लाइकन्स होते हैं। हम आज की ही क्लास में लाइकन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, जिसका भी हमने जिक्र करा। नेक्स्ट लिखा है बच्चा यहाँ वायरॉइड्स, नेक्स्ट लिखा है यहाँ वायरॉइड्स। अब ये वायरॉइड्स क्या होता है? देखो एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। वायरॉइड्स होता है आपका सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटीरियल जो कि इन्फेक्टिव है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटीरियल दिखाई दे जिसके अंदर डिजीज कॉज करने का पोटेंशियल हो, मतलब वो वायरॉइड है। वायरॉइड के बाहर कोई प्रोटीन का एनवेलप या कवरिंग भी नहीं होती, इट्स जस्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज इन्फेक्शियस। तो इस चीज़ को हम वायरॉइड कहते हैं। वी लुक इनटू दिस इन आवर लेक्चर टुडे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वी हैव प्रियॉन्स, नेक्स्ट वी हैव प्रियॉन्स। अब ये प्रियॉन्स क्या है मैम? प्रियॉन्स बेटा देखो प्रोटीन से रिलेटेड टर्म है। सो प्रियॉन्स है हमारे इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, प्रियॉन्स है हमारे इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। आज की डेट में ऐसा भी देखा जा रहा है कि प्रोटीन्स के अंदर भी डिजीज कॉज करने की एबिलिटी आ गई है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो नाउ केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस। तो ऐसा देखा गया है कि सर्टन प्रोटीन्स आर देयर जैसे फोल्डेड से रहते हैं और ये भी लिविंग सेल के अंदर जाके डिजीज कॉज कर रहे हैं। इनमें आपको इनका जेनेटिक मटीरियल नहीं दिखेगा, इट्स ओनली द प्रोटीन कोट दैट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन।
तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का कोट है इसलिए इसे प्रियॉन कह रहे हैं। वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब सिर्फ जेनेटिक मटीरियल है, प्रोटीन तो है ही नहीं, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। दोनों केसेस में एक में न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस है और एक में उसका प्रोटीन कोड इन्फेक्शियस है। सो वी लुक इनटू इट इन डीप इन द क्लास टुडे। अब देखो नेक्स्ट चीज बुक में यही कही है, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू एंड वी नो दैट इज द इफेक्ट ऑफ वायरसेस दैट वी हैव ऑन अस। और हम इस चीज़ को एसोसिएट कर पाते हैं अपनी कंडीशन से कि भैया वायरस के कारण हमारी कैसी हालत हो जाती है। और जिसने कोरोना देखा है अपने आसपास, जिनने अपने नेबरहुड में देखा है, जिनने अपनी फैमिली में लोगों को सफ़र करते देखा है, दे ऑलरेडी नो हाउ ड्रेडफुल इट इज़, कितना फेटल हो सकते हैं ये, एंड हाउ मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो हम वायरसेस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक है। वायरसेस को हमने कोई जगह नहीं दी थी क्लासिफिकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमने इनको कंसिडर नहीं करा एज ट्रूली लिविंग, हमने इनको ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करा। और उन्होंने कहा कि अगर हम लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं तो हमें पता है कि लिविंग थिंग्स वो हैं जिनके पास एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर है। एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर मीन्स हैविंग अ बेसिक सेल मेम्ब्रेन, some cytoplasm and then some genetic material. So at least this much should be present, cell membrane हो, cytoplasm हो और आपके पास genetic material हो, तभी जाकर आप living कहलाने की capable condition में आते हो, क्योंकि आपके पास एक cell रहता है। वायरसेस होते हैं नॉन सेल्यूलर, मतलब इनके पास सेल नहीं है, दे डोंट हैव एनी सेल, और इनको कैटेगराइज किया जाता है बच्चा बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो जब तक एक लिविंग सेल के अंदर नहीं है तो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन प्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं। But as I told you, as soon as they'll take entry inside your cell, they'll convert themselves into living and they will start reproducing and multiplying in your body cells. तो ये इनका प्रॉब्लम है कि हमारे बॉडी सेल्स को यूज करके खुद का काउंट बढ़ाने वाले हैं। As soon as they'll infect a cell, no, they will be taking over the entire host machinery. तो जैसे ही इन्होंने मेरे एक सेल को टारगेट किया, उसके बाद मेरा सेल पूरा इनकी कमांड में रहेगा। मेरे सेल को ये जैसे चाहें वैसे यूज़ करेंगे, वैसे यूटिलाइज करेंगे और मुझी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब ये मेरी बॉडी के अंदर जाकर मुझी को नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं इन्हें कहती हूँ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। क्या बुलाती हूँ मैंने? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो वायरसेस हमारे ऑब्लिगेट टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि एक तो ये कंपल्सरीली मेरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं और मेरे को ही दिक्कत दे रहे हैं। तो बेसिकली दे आर नॉट बेनिफिटिंग मी बाय एनी वे, रैदर दे आर यूटिलाइजिंग माई थिंग्स एंड कॉजिंग डैमेज टू मी। तो इसीलिए मैंने ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी कहती हूँ। तो जब भी आप ऑब्लिगेट टर्म पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना कि ऑब्लिगेट इज समथिंग दैट इज कंपल्सरीली पैरासाइट, मतलब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि चलो पैरासाइट की तरह नहीं रहेंगे तो फ्री लिविंग रह लेंगे, कुछ और कर लेंगे। दे डोंट हैव दैट चॉइस, इसीलिए ये ऑब्लिगेट टाइप के पैरासाइट्स होते हैं। एंड वंस दे विल एंटर द होस्ट सेल, दे विल रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड दे विल इवेंचुअली किल द होस्ट सेल ऑल्सो। तो जिस सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसको मारने का तक पोटेंशियल रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि खुद यूज़ कर लिया और चलो ठीक है मेरा काम तो हो गया, मुझे तुमसे क्या मतलब, नहीं, मेरा काम भी करूँगा, तुमको नुकसान भी पहुँचाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट वायरस। अब वो कह रहे हैं कि क्या वायरसेस को फिर लिविंग बुलाऊं या नॉन लिविंग? तो अगेन वायरसेस आर बॉर्डर लाइन। You have to see the condition where the virus is. If the virus is outside the host, lying there outside, then it is certainly non-living. It is in the form of inert crystalline protein. But as soon as it takes entry inside the cell, it will be a living cell. It will be considered living. It will not be considered a cell, but it will be a living thing. So it will be a living thing once it enters a host cell. So please keep that in mind that it is a borderline thing. It is a borderline thing. Now, talking about a virus, no, this is how a virus basically looks like. It has got a basic outside protein का material, protein की covering. ये जो बाहर की protein की covering होती है, that is capsid. तो बाहर की protein की covering को अपन कैप्सिड कहते हैं, और जिन छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है बच्चा, इनको कैप्सोमियर कहते हैं। देख लेंगे इसको भी डिटेल में। और अंदर क्या, साइटोप्लाज्म नहीं होता, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, अंदर प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, वो भी या तो डीएनए होगा या आरएनए। सो यू विल नेवर फाइंड बोथ डीएनए एंड आरएनए इन अ वायरस। इट विल बी आइदर अ डीएनए और इट विल बी एन आइदर आरएनए। सो या डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों साथ में वायरस में कभी नहीं होते, दोनों वायरस में साथ में कभी नहीं होते। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी शुड बी नोइंग। अब वायरस की हम बात करते हैं ना, तो वायरस टर्म कहाँ से आया? हम सबसे कहते हैं कि ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है वेनम या पॉइजन। तो ये वेनम या पॉइजन होता है, इसी को हम एक विस्कस फ्लूइड भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो किसी की बॉडी के अंदर जाए तो उसको बीमार कर देगा, ऐसा पता चला था इनको, इसीलिए इन्होंने इसको वायरस नाम दिया।
अब वायरसेस की जो डिस्कवरी हुई ना, वो कब हो पाई? काफ़ी टाइम लगा डिस्कवरी होने में। पहले लोगों को बैक्टीरिया समझ आए, फिर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए हमारे चेम्बरलैंड नाम के, उन्हें क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने कुछ बैक्टीरियल फिल्टर्स बनाए हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरियल प्रूफ चीज़ें बनाई हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया इतना छोटा सा स्ट्रक्चर, इतना छोटा सा सेल वो भी पास नहीं कर पाएगा। और इनने ये देखा कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो उस बैक्टीरियल फिल्टर को भी पास करके बाहर निकल जाते हैं, which means they were so smaller that they can even pass through a bacterial filter। तो ये चीज बैक्टीरियल फिल्टर बनाने का काम किया था चेम्बरलैंड ने, और इनने बेटा ये बैक्टीरियल फिल्टर्स बनाए थे इन द ईयर 1884, ठीक है, इन द ईयर 1884। तो इनने ये बैक्टीरियल फिल्टर्स बनाए, उसके बाद ही हम वायरस को उसको बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। बट हम इनको क्रेडिट नहीं देते वायरस बताने के लिए। क्रेडिट हम जिनको देते हैं, तो बुक में क्लियर कट लिखा है कि एक्चुअल क्रेडिट हम जिनको देते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, दैट इज अ रशियन बॉटनिस्ट, दैट इज अ रशियन बॉटनिस्ट। मतलब वो रशिया को बिलोंग करने वाले एक प्लांट बायोलॉजिस्ट थे जो प्लांट को स्टडी करते थे, और इनका नाम था डी इवानवॉस्की। इनका नाम है डी इवानवॉस्की। इनने 1892 में ये बताया था कि भैया कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पास कर पा रहे हैं इन फिल्टर्स से, जिन फिल्टर्स को बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता, तो बैक्टीरियल फिल्टर तो चेम्बरलैंड ने बनाया, बट उनसे कुछ पास होके चला जाता है, ये इवानवॉस्की ने बताया। कब बताया? इन द ईयर 1892। तो इनने हमें इन द ईयर 1892 ये बात बताई कि वायरसेस भी कुछ होते हैं और वो इसको क्रॉस करके जा सकते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करके जा सकते हैं। अब जो नेम वायरस है ये वेनम से आया है, ठीक है, दैट इज अ पॉइजनस फ्लूइड, और ये बेटा हमें दिया था किसने? ये हमें दिया था दिमित्री इवानवॉस्की ने। तो दिमित्री इवानवॉस्की इनने हमको टर्म दिया था, क्या टर्म दिया था? वायरस। तो इसको वायरस बनाना है, ये हमें दिमित्री इवानवॉस्की ने बताया है अगेन इन द ईयर 1892। और इसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया गया कि ये सर्टेन माइक्रोब्स में कॉजल ऑर्गेनिजम्स है, ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं इन टोबैको प्लांट। तो ऐसा देखा गया कि टोबैको प्लांट में एक डिजीज होती है, टोबैको मोजाइक डिजीज, और उसके पीछे ये वायरस रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो ये चीज़ भी हमें इवानवॉस्की ने ही बता दी थी। अब ये भी बता दिया था भैया कि बैक्टीरिया से छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो पाते हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है इनका नाम है M.W. बेजरिंग। इनका क्या नाम है? M.W. बेजरिंग। इनने क्या किया? इनने 1898 में ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई बच्चा कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में से उसके फ्लूइड को निकालोगे और किसी हेल्दी प्लांट में डाल दोगे तो वह हेल्दी प्लांट भी बीमार हो जाएगा। What did I just say? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बेजरिंग ने हमें बताया कि अगर हम एक डिजीज्ड प्लांट में से ये फ्लूइड निकालते हैं और एक हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो हमारा हेल्दी प्लांट भी बीमार हो जाता है। और अगर आपका हेल्दी प्लांट बीमार हो जा रहा है, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये जो फ्लूइड आपने डाला है दैट इज कंटेजियस, दैट इज पॉइजनस। तो ये पॉइजनस फ्लूइड एज सून एज इट्स एंटरिंग इनसाइड द हेल्दी प्लांट, द हेल्दी प्लांट इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू सफर। तो ये चीज़ इनने हमें बताई थी और कहा था ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को मैं कहूँगा कॉन्टैजियम विवियम फ्लूइडम। कॉन्टैजियम विवियम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग थिंग, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, एक हेल्दी प्लांट को बीमार करने के लिए केपेबल है। इनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बच्चा, इनका नाम है स्टैनली। इनका नाम है W.M. स्टैनली। अब देखो प्लीज इनिशियल्स का ध्यान रखना, ये M.W. बेजरिंग है, ये क्या है? ये है W.M. स्टैनली, और ये आए थे इन द ईयर 1935, मतलब काफ़ी रिसेंटली, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं तभी हमको ये चीज़ पता चली है। इनने हमें क्या बताया कि जो वायरसेस हैं ये आप इनको क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हो, क्रिस्टल के फॉर्म में कंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये लार्जली प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि इनके बाहर प्रोटीन का कोट है। तो इनने कहा बाहर ही बाहर आप इनको क्रिस्टल के फॉर्म में देख सकते हो, आप इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें इनने करके बताई थी, और इन्हीं ने हमें बताया था कि ये एक होस्ट के सेल के बाहर जब तक रहेंगे तब तक कंप्लीटली इनर्ट रहेंगे, which means they are not going to react, they are not going to perform any metabolic function until and unless they don't infect a cell। किसने बताया? W.M. स्टैनली ने। कब बताया? इन द ईयर 1935, ठीक है।
तो यहाँ तक की कहानी तो हमको बुक से बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा बेटा हमें 2 साइंटिस्ट का नाम और ध्यान रखना है। एक है हमारे F.W. टिबॉट, ठीक है, ये आए थे इन द ईयर 1959 में, और एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है F.H.D. हेरली, ये आए थे इन द ईयर 1917 में। और हम कहते हैं टिबॉट और हर्ली, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने हमें बताया है कि ऐसे भी वायरसेस होते हैं, ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया खुद कितना छोटा है, पर वायरस उसको भी बीमार करने चला जाता है। तो अगर कोई वायरस बैक्टीरिया को बीमार कर सकता है ना, बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है, तो उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, उस वायरस को हम कहते हैं फेजिस या फिर बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियल ईटर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से पता चली। और देखो इस तरीके से आपको आपका एक बैक्टीरियोफेज दिखाई देगा। तो हर एक बैक्टीरियोफेज में आप ऐसा देखोगे कि उसके पास एक हेड नाम का पोर्शन होगा, हेड वाले पोर्शन में डीएनए होगा और बाहर होगा उसका प्रोटीन का कवरिंग। फिर आपको एक कॉलर पोर्शन दिखेगा, एक उसकी नेक दिखेगी, और फिर आपको बेटा उसकी दिखेगी टेल, और ये दिखेंगे टेल के फाइबर्स। तो इस तरीके से आपको आपका एक बैक्टीरियोफेज दिखाई देता है, ठीक है। आई मूव असाइड, अच्छे से देख लो, इस तरीके से आपको एक बैक्टीरियोफेज दिखता है। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट बैक्टीरियोफेजेस इन क्लास 12th। तो हम क्लास 12th में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें बैक्टीरियोफेज को यूज़ करेंगे। सो वी शुड बी नोइंग व्हाट बैक्टीरियोफेजेस एग्जैक्टली आर, ठीक है। वहाँ जाके ये मत बोलना कि भाई हमने नहीं पढ़ा बैक्टीरियोफेज क्या होता है। चलो, अब स्मॉलेस्ट वायरस कौन होता है? स्मॉलेस्ट वायरस होता है बेटा फुट एंड माउथ डिजीज वाला वायरस, और इसका साइज कितना रहता है? बहुत ही छोटा, 10 मिली माइक्रॉन्स, 10 मिली माइक्रॉन्स। तो माइक्रॉन्स बाय इटसेल्फ यू नो इज सच अ टाइनी यूनिट, 10 to the power -6 ऑफ अ मीटर, और ये मिली माइक्रॉन है, तो ये बहुत ही टाइनी होते होंगे। और जो हमारा सबसे बड़ा वायरस है वो भी बहुत छोटा है साइज में, ये है हमारा स्मॉल पॉक्स का वायरस, दैट इज वेरियोला वायरस, और इसका साइज है लगभग 250 मिली माइक्रॉन्स। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी शुड बी नोइंग। चलो, अब हम बात कर लेते हैं हमारे टोबैको मोज़ाइक वायरस की, बिकॉज उसका इस टॉपिक में जिक्र था। हमने देखा कि टोबैको मोज़ाइक वायरस के बारे में ही तो पता चला था एग्जैक्टली कि टोबैको की प्लांट्स को कोई इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए टोबैको मोज़ाइक वायरस की हम बात करेंगे। टोबैको मोज़ाइक वायरस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है बच्चा, और इसको डिस्कवर किसने किया था? वही डी इवानवॉस्की ने। कब किया था? 1892 में। और ऐसा बताया था कि रॉड शेप का वायरस है जिसका साइज होता है 300 × 18 नैनोमीटर, 300 × 18 नैनोमीटर, तो ये इसका साइज रहता है। ये बताया इन्होंने कि इसकी हेलिकल सी सिमेट्री रहती है, हेलिक्स में रहता है ये, और इसके अंदर बहुत सारे कैप्सोमियर्स होते हैं इसके कैप्सिड में। तो कैप्सिड क्या था? अगेन कैप्सिड था इसका प्रोटीन का कोड, उसके छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट जिनको हम कैप्सोमियर्स कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स रहते हैं वो 2130 रहता है। तो मतलब ये छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं ये 2130 हैं टोटल मिला के, और ये पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर इसका पूरा कैप्सिड बनाने का काम करने वाले हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द टोबैको मोज़ाइक वायरस विल लुक लाइक। ये इसकी आरएनए की हेलिक्स है, मतलब ये एक आरएनए वाला वायरस है, बीच में इसका खाली जगह है, इसका सेंट्रल ल्यूमेन, और बाहर ये इसका प्रोटीन का कोट है, विच यू कैन अप्रिशिएट। अब देखो वायरसेस क्या होता है, बुक ने फिर बता दिया, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं दैट वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस हमारी बॉडी के बाहर किसी भी तरीके से लिविंग नहीं रह सकते, और इनको अपना कुछ भी करते नहीं आता, दे कैन नॉट इवन रीप्रोड्यूस फॉर देमसेल्फ, सो दे विल रिक्वायर अ होस्ट सेल, और वो उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, हेंस यू कॉल इट एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। प्रोटीन्स के अलावा वायरसेस में क्या होगा? प्रोटीन्स के अलावा बेटा वायरसेस के अंदर ऑब्वियसली है जेनेटिक मटीरियल। सो ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट अ जेनेटिक मटीरियल इनसाइड इट। ये जेनेटिक मटीरियल आरएनए हो सकता है, और इट कुड बी डीएनए। क्या लिखा है? आइदर आरएनए और डीएनए, विच मीन्स या आरएनए या तो फिर डीएनए, दोनों रखने का ऑप्शन नहीं है, दोनों रखने का ऑप्शन नहीं है, तो दो में से केवल एक ही आप चूज कर सकते हो। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों ही डीएनए और आरएनए होंगे, ठीक है। अभी के डेट में हमें कोई ऐसा वायरस नहीं पता जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो हम वायरस को कहते हैं एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, और कहते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटीरियल है बच्चा वो इन्फेक्शियस होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वायरस में जो चीज़ इन्फेक्शियस होती है वो होता है उसका जेनेटिक मटीरियल। तो वायरसेस में प्रोटीन कोड इन्फेक्शियस नहीं होते, वायरसेस में इन्फेक्शियस कौन होता है? उनका अंदर का जेनेटिक मटीरियल। तो जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शियस होगा, प्रोटीन की कवरिंग वायरस के केस में इन्फेक्शियस नहीं होगी, वायरस के केस में इन्फेक्शियस नहीं होगी, जबकि प्रोटीन की कवरिंग ही होगी प्रियॉन्स में अकेली, और वहाँ पर इन्फेक्शियस रहेगी। बट वायरसेस में इट्स द जेनेटिक मटीरियल दैट इज गोइंग टू बी इन्फेक्शियस। तो जनरली हम ऐसा कहते हैं कि जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं ना, वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। तो उनमें एक ही स्ट्रैंड होता है, दैट टू आरएनए का स्ट्रैंड होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस
किसको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट्स को। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आपको मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट वायरसेस में मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट वायरसेस में मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं ना, उनमें आप देखोगे कि उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या तो उनके पास बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, बस क्या नहीं होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी नहीं होगा। सो जो एनिमल को वायरसेस इन्फेक्ट कर रहे हैं उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या फिर उनके पास क्या हो? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्लीज कीप इट इन माइंड कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको एनिमल इन्फेक्टिंग वायरसेस में नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल सकता है। तो ध्यान रखना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉसिबल है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पर तीनों में से कोई एक ही मिलेगा। ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस जो हैं, बैक्टीरियोफेजेस, ये वो वायरसेस होते हैं बच्चा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और इनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, इनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। तो ये बैक्टीरियोफेजेस के अंदर आपको क्या मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। प्रोटीन के कोड को अपन कैप्सिड बुलाते हैं, छोटी छोटी सब यूनिट्स को बुलाते हैं कैप्सोमियर्स। और कैप्सोमियर्स या कैप्सिड का क्या काम है? अंदर के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखना, अंदर के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये जो कैप्सोमियर्स हैं, इनको हम हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होता हुआ देखेंगे। तो जैसे अभी हमने देखा था हेलिकल सा स्ट्रक्चर था, ऐसे ही वो ऐसा पॉलीगोनल टाइप का या किसी दूसरे इस तरीके से ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी रह सकता है। अब देखो ऐसा भी दिख सकता है आपको ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बाहर इसके पास क्या है? बाहर इसके पास इसका कैप्सिड है, प्रोटीन का कवरिंग, अंदर इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, अंदर इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके भी बाहर हो सकता है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग या एक्स्ट्रा कोटिंग हो। ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग या एक्स्ट्रा कोटिंग होती हैं, ये आपको प्रोटीन कोट के बाहर मिल सकती हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, अगेन मतलब प्रोटीन की ही बनी है। तो एक तो मेजर आपका पूरा का पूरा कैप्सिड है, और उसके बाहर आपको एक्स्ट्रा ऐसा दूसरा प्रोटीन कोड भी मिल सकता है। अब ध्यान क्या रखना है कि वायरसेस बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं बच्चा। मम्स हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गई, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है वैरिसेला वायरस के कारण, हर्पिस जोस्टर, स्मॉल पॉक्स जो होता है वैरियोला वायरस के कारण, मीजल्स, कावासाकी डिजीज, हर्पिस सिम्प्लेक्स, रेबीज, येलो फीवर, डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी अलोंग विथ एड्स। ये सारी की सारी डिजीजेस वायरस के कारण होती हैं। ऑल द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। डिजीजेस के बारे में दे विल बी टीचिंग अस इन क्लास 12। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजीजेस इन द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इन क्लास 12। तो यहाँ पर हमें हर डिजीज को डिटेल में नहीं देखना है, बट यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिजीजेस वायरल ओरिजिन की हैं। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, common cold, chicken pox, herpes zoster, smallpox, measles, Kawasaki disease, herpes simplex, rabies, yellow fever, dengue fever, polio, hepatitis A, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। सारी की सारी ह्यूमंस में होने वाली डिजीजेस हैं, और सबके पीछे जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ वायरस, दैट इज अ वायरस। अगेन सबका वायरस भी अलग अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वैरिसेला, और स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम है बेटा वैरियोला। एड्स के वायरस का नाम भी आप जानते हो ना, एड्स के वायरस का क्या नाम है? एड्स के वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो वो भी आपको पता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि आप अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो और ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है, इसीलिए इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बुलाते हैं। अब देखो प्लांट्स में अगर आप बात करोगे ना, तो प्लांट्स में आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वायरल डिजीजेस के, जैसे कि आपको मोजाइक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लीफ की रोलिंग और कर्लिंग होती दिखाई देगी, येलोइंग और वीन क्लियरिंग होती हुई दिखेगी, ड्वार्फ रह जाएगा वो और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है एक प्लांट में, तब समझ जाना कि वो प्लांट किसी वायरल डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसके पीछे कोई वायरस रिस्पॉन्सिबल है। कैसा वायरस रहा होगा? वायरस रहा होगा बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, ठीक है, क्योंकि प्लांट वायरसेस जनरली कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाले वायरस रहते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद ना अबाउट वायरसेस, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट वायरॉइड्स, दैट इज अबाउट वायरॉइड्स। आप वायरॉइड्स में क्या देखेंगे मैम? वायरॉइड्स में देखेंगे बेटा कुछ अनोखा। अनोखा क्या कि वैसे ही वायरस में कुछ नहीं था, एक प्रोटीन का कोड और एक उसका इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल ही तो था। अब यहाँ पर जब वायरॉइड्स की बात कर रहे हो ना, तो वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है, बाहर का जो प्रोटीन का कवरिंग था या कैप्सिड था वो भी गायब हो गया।
वो भी गायब हो गया है। तो वायरॉइड के स्ट्रक्चर में आपको ऐसे देखने को मिलता है कि सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा, कुछ पेयरिंग हो रही होगी कहीं कहीं बीच बीच में और इस तरह से लूप्स बन रहे होंगे, और जहाँ ये इस तरीके से लूप्स बन रहे हैं वहाँ पर आपको कोई भी एज सच पेयरिंग होती भी नहीं दिखेगी। तो बीच बीच में यहाँ पर पेयरिंग हुई है पर लूप्स वाली जगह पे पेयरिंग नहीं होती। और ये है क्या, ये आपका सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब वायरॉइड्स की डिस्कवरी बहुत ही रिसेंटली हुई है बच्चा, इन द ईयर 1971, ठीक है। तो 1971 में डिस्कवरी हुई है, मतलब कितना पुराना है ये, 51 ईयर्स का है, ठीक है। तो 51 ईयर्स पहले ही हमें इसके बारे में पता चला है। तो 51 ईयर्स के हैं हमारे वायरॉइड्स। टी.ओ. डाइनर इनने इसकी डिस्कवरी की थी और बताया था कि मुझे एक नया इन्फेक्शियस एजेंट मिला है, मुझे एक ऐसा एजेंट मिला है भाई जिसके पास प्रोटीन का कवरिंग भी नहीं है। एंड दिस ब्लू एवरीवन्स माइंड ऑफ कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये, मतलब ये बीमारी कॉज करने के लिए कौन कौन सी नई चीज़ें आ गई हैं। अभी तो हम बेसिक बीमारियां ही नहीं समझ पा रहे थे, बैक्टीरियल, फंगल, और यहाँ पर हमारे पास वायरल डिजीज तो थी, प्लस अब एक नया इन्फेक्शियस एजेंट। तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती गई और इन्होंने कहा कि वो जो मिला है मुझे वो वायरस से भी छोटा है, और ये मैंने देखा है कि ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। मैंने देखा है कि ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। तो अगेन पोटैटो में एक डिजीज भी कॉज करता हुआ दिख गया उनको ये, इसीलिए ने कहा कि मुझे एक नया इन्फेक्शियस एजेंट मिला है जो वायरस से साइज में छोटा है, वायरस से साइज में छोटा है। इनने कहा इसके अंदर फ्री आरएनए मिलेगा। कैसे टाइप का आरएनए होगा बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। इसके पास कोई भी प्रोटीन की कवरिंग नहीं होगी, कुछ भी एनवेलप नहीं होगा, इसीलिए इन्हें इसको वायरॉइड नाम दिया। अब यहाँ से इन्हें कहा कि इसके पास भी आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और इसका जो आरएनए होता है ना उसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो वायरस के आरएनए से वेट में भी कम होता है, वायरस के आरएनए से वेट में भी कम होता है। तो आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ अ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका जब वेट देखा गया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपके नॉर्मल वायरस के आरएनए से कम था, नॉर्मल वायरस के आरएनए से कम था। सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरॉइड्स, दिस वाज ऑल अबाउट वायरॉइड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें दे रखा है दैट इज प्रियॉन, दैट प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स की बच्चे जब हम बात करते हैं ना तो प्रियॉन्स भी मॉडर्न मेडिसिन में आए हैं, और ऐसा पता चला है कि कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं जो एक ऐसे एजेंट से ट्रांसफर हो रही हैं जो एक अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। तो ये नॉर्मल प्रोटीन रहता, इसको आड़ा टेढ़ा अजीब सा फोल्ड करता हुआ अगर आपने देखा मिस फोल्डेड है, अबनॉर्मली फोल्डेड है, तो कहा कि ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करने के लिए केपेबल हो गया है। ये प्रोटीन अगर अबनॉर्मली फोल्डेड है तो प्रोटीन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज कर रहा है। तो इस वाले प्रोटीन को हमने फिर प्रियॉन बुलाया, इस वाले प्रोटीन को फिर हमने प्रियॉन्स बुलाया, और हमने कहा कि इनका साइज तो वायरस जैसा ही है, क्योंकि अगेन ये प्रोटीन है तो बाहर की कवरिंग जैसे ही तो है, तो ये साइज में तो वायरसेस जैसे ही हैं, इसीलिए इनको प्रियॉन्स नाम दिया गया। और ऐसे देखा गया है बेटा कि प्रियॉन से होने वाली डिजीज है हमारे पास, डिजीज है जिस डिजीज का नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, दैट इज BSE। इसको अपन कॉमनली कहते हैं द मैट काउ डिजीज इन कैटल। तो ये जो मैट काउ डिजीज होती है, मैट काउ डिजीज होती है, इसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, दैट इज अगेन अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज विच इज हैपनिंग इन कैटल्स। और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रियॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। और इसी की मिलती जुलती एक और डिजीज होती है जो ह्यूमंस में होती है, जिसका नाम है सर जेकब डिजीज, ठीक है, CJD। तो सर जेकब डिजीज इज एन एनालॉगस टू व्हाट, इट्स एन एनालॉगस टू द मैट काउ डिजीज और द BSE विच इज हैपनिंग इन कैटल्स। और दोनों के दोनों डिजीजेस प्रियॉन्स के कारण है, दोनों के दोनों डिजीजेस प्रियॉन्स के कारण है। तो ये दोनों डिजीजेस आपको प्रियॉन्स के कारण होती हुई दिखेंगी। हेंस नाउ वी नो कि भाई चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं और हमें बीमार करने के लिए नई नई चीज़ें आ गई हैं। सो वी हैव इवन दीज प्रोटीन कोड्स ऑल्सो विच आर इन्फेक्शियस, तो इन्हें हम प्रियॉन्स बुलाते हैं। एंड नाउ फाइनली वी आर हेयर एट द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज लाइकन्स, ठीक है। तो लाइकन्स हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। अब लाइकन्स में क्या है, सब तो देख लिया हमने मैम। लाइकन्स है मैम सिम्बायोटिक, एक दूसरे की सहायता करते हैं, साथ में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो लाइकन्स हैं हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। तो ये एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं, और ये एसोसिएशन किसके बीच में है, ये एसोसिएशन है बिटवीन एन एल्गे एंड अ फंजाई। तो ये एसोसिएशन आपको एक एल्गे और एक फंजाई के बीच में मिलने वाला है। अब जो एल्गल कंपोनेंट है बेटा, क्योंकि एल्गल कंपोनेंट प्लांट टाइप के होते हैं, तो ये ग्रीन एल्गे हो सकता है या साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गे। और एल्गल कंपोनेंट फूड प्रिपरेशन का काम करता है, तो इसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और ये क्या करता है, फूड प्रिपरेशन करता है।
तो ये इनके लिए खाना बनाने का काम करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो फंगल पार्टनर है उसे हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफिक रहेगा, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, इसको खाने के लिए एल्गल पार्टनर पे डिपेंडेंस चाहिए। तो एल्गल पार्टनर को भी तो कुछ फ़ायदा चाहिए ना, क्योंकि ये तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। आई वॉन्ट इक्वल पार्टिसिपेशन। तो जब इक्वल फ़ायदा चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो फंगस को भी कुछ करके देना पड़ता है। सो द फंगस इज सपोज टू प्रोवाइड शेल्टर, कि फंगस उसको रहने के लिए घर दे, फंगस उसे खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स ला के दे, फंगस उसके मिनरल्स का ध्यान रखे, उसकी वाटर नीड्स का ध्यान रखे, और उसको रहने का घर भी दे। तब जाकर एल्गल पार्टनर विल बी कुकिंग द फूड इन इटसेल्फ बिकॉज इट हैज़ गॉट क्लोरोफिल, एंड देन दे विल बी ईटिंग द फूड टुगेदर। तो इस तरीके से ये लोग काम अपना करने वाले हैं। एल्गे इज गोइंग टू प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एंड द फंजाई इज गोइंग टू प्रोवाइड शेल्टर, अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो इट्स अ वेरी क्लोज एसोसिएशन। अगर आप लाइकन देखोगे नेचर में, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि इसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। और आपने शायद लाइकन्स देखे भी होंगे। आप अगर किसी भी थोड़े से भी रूरल एरिया में रहते हो बच्चा, या पर जहाँ पर कम पॉल्यूशन है, तो आप देखोगे कि पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के जो तने होते हैं उनके ऊपर कुछ कलर्ड पैचेस दिखाई देते हैं, कुछ सफ़ेद सा पैच, कुछ येलो सा, ग्रीन सा। वो जो पेड़ के स्टेम के ऊपर कलर्ड पैचेस रहते हैं, वही आपके लाइकन्स हैं। तो उन्हें देख के कौन समझ सकता है कि वो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, बट इतना क्लोज एसोसिएशन है इनका कि वो वाकई दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं। बस हमारे लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो दो हैं, बट अब तो हमें पता चल चुका है कि वो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एकदम साथ में मिक्स होकर रह रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें लाइकन्स बुलाते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, आपने तभी देखे होंगे जब आप किसी रूरल एरिया में रहते हो या ऐसी जगह रहते हो जहाँ पोल्यूशन कम है। आप दिल्ली में रहते हो और मैं आपसे बोलूँ कि नहीं नहीं आपको तो भैया ग्रेटर नोएडा में मिलना ही चाहिए लाइकन, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइकन्स दे कैन नॉट ग्रो इन पोल्यूशन। तो लाइकन्स पोल्यूशन में ग्रो नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एक्सीलेंट पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो अगर आपका एरिया पोल्यूटेड है तो आपको लाइकन्स आजू बाजू नहीं मिलेंगे। सो लाइकन्स सल्फर डाइऑक्साइड को लाइक नहीं करते। जहाँ SO2 का काउंट ज़्यादा है, N2 का काउंट ज़्यादा है, वहाँ पर आपको लाइकन्स ग्रो होते हुए नहीं दिखेंगे। हेंस यू कॉल इट एज एक्सीलेंट पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, और लाइकन्स के बारे में एक चीज़ और समझ लो, लाइकन से आपको एक डाई भी मिलती है, दैट इज़ योर लिटमस। तो आपका जो लिटमस होता है एसिड बेस इंडिकेटर के लिए यूज़ करते हो जैसे आप केमिस्ट्री में, वो भी आपको इन लाइकन से ही ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो विद दैट नाउ यू बेसिकली नो everything about lichens, what is required, and with that in mind we will be ending this lecture over here। तो हमारा ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बच्चा हमने कवर किया है। आपने नोटिस किया होगा कि हमने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को इंक्लूड नहीं किया अभी, हमने सिर्फ मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई पढ़ा, और उसके बाद हमने सीधे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स पढ़ लिया। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम वाला पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ाया मैम? इसलिए नहीं पढ़ाया बच्चा क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो उसमें हम हमारी फोर्थ किंगडम प्लांट को डिटेल में एक साथ देख लेंगे, और उसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द चैप्टर फ्रॉम नीट जूलॉजी, दैट इज गोइंग टू बी एनिमल किंगडम। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हुए पूरा हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हम साथ में पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लांट किंगडम, और उसका नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी एनिमल किंगडम। अब फॉर लर्निंग एवरीथिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, यू हैव टू रिमेन विद अस, राइट? आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना अपने दोस्तों को बताओगे बच्चा, उतना ज़्यादा आपके टीचर्स को हेल्प मिलेगी, उतना ज़्यादा हम यहाँ पर आपको बिना किसी प्रॉब्लम के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पाएंगे। बिकॉज इफ़ यू आर लर्निंग इट, इफ़ यू आर gaining it, and if we are helping you out in order to reach your destination, then only it's fruitful, otherwise makes no sense। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, अपनी जीत की तैयारी करते रहो नीट की हमारे साथ एट प्राडिस एजुकेशन। अब तुम्हें पता है हमारा डेली रिचुअल है, हम देखेंगे एंट्रेंस कॉर्नर और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। पिछली बार की तरह ही करेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैम नहीं बताएंगी, आप लोग बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा, द प्रोटीन दैट रिप्रोड्यूसेस विद इन द लिविंग सेल्स आर टर्म्ड एज। क्या कहते हो आप उन प्रोटीन को जो लिविंग सेल्स के अंदर जाने के बाद रिप्रोड्यूस कर पाते हैं प्रोटीन्स को? अनफोल्डेड प्रोटीन्स, अजीब तरीके से फोल्ड हो गए हैं, क्या बुलाते हैं? प्रियॉन्स बुलाते हैं। कौन सी डिजीजेस थी बेटा? कौन सी डिजीज थी? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी और सर जेकब डिजीज। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। अब क्या पूछा है मैम? रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ के बताना है। रॉन्ग स्टेटमेंट, W.M. Stanley showed viruses could be crystallized. Okay. The term contagion vividum fluidum was given by W.M. Bejering. Okay. फिर उसके बाद लिखा है mosaic disease and tobacco and AIDS in human beings are caused by viruses.
ओके, और नेक्स्ट लिखा है द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवान वॉस्की। बताओ बताओ, वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था? तो टियोडाइनर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो? ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर। अब तो तुम भूल गए होगे क्योंकि हमने तो मोनेरा फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो तुम लोगों को अब ये ध्यान आ जाना चाहिए कि सिट्रस कैंकर क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना तब कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं जब हम बहुत डिजीजेस पढ़ लेते हैं। पहले दिन जब हमने डिजीज पढ़ी होगी तब तो हमें एक ही पता चली थी, तो हम इजीली टिक कर पा रहे थे। पर अभी जब हमने एकदम से सिट्रस कैंकर सुना तो हमारे दिमाग में आया या नहीं, इस बात में डाउट है। ठीक है, तो यही वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें हम करेंगे मेनी क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज अ होल। तो हम सारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस बच्चा डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, कंप्लीटली कवरिंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ने आज तक जितने क्वेश्चंस बना रखे हैं, चाहे वो बुक में बनाए हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर में बनाए हैं, 11th में बनाए हैं, 12th में बनाए हैं, कि 9th 8th 7 जहाँ भी बनाए हैं, मैम विल बी ब्रिंगिंग एवरीथिंग फॉर यू इन द सेम लेक्चर एंड आई विल बी सर्विंग इट एज अ प्लेटर टू यू, और हम सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारी नेक्स्ट लेक्चर की प्लानिंग। तो मैं तुम्हें ये भी बता दिया है, तो इसलिए क्लास में बने रहना। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर की कहानी भी तुमने सुन ली। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शियस राइबोन्यूक्लिक एसिड, कि इन्फेक्शियस आरएनए इसको क्या बुलाते हैं, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आरएनए इन्फेक्टेड हो। तो अगेन मैम इसे हम बुलाते हैं वायरॉइड, इसे हम बुलाते हैं वायरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए इसमें से क्या गलत है? इनके पास प्रोटीन का कोट नहीं होता, वायरस से छोटे होते हैं, इन्फेक्शियस कॉज कर सकते हैं, आरएनए इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, आरएनए इनका लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, हेंस द फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन रॉन्ग। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम आरएनए इन हैविंग। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम आरएनए इन हैविंग, मतलब वायरॉइड्स के पास ऐसा क्या है जो एक वायरस के पास नहीं है। तो वायरॉइड्स के पास क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है बिना प्रोटीन के कोट का, आरएनए मॉलिक्यूल है बिना प्रोटीन के कोट का, आरएनए मॉलिक्यूल है प्रोटीन के कोट के साथ, या डीएनए मॉलिक्यूल है प्रोटीन कोट के साथ। तो वायरॉइड्स के पास आरएनए मॉलिक्यूल रहता है बच्चा, बट विदाउट द प्रोटीन कोट। यहाँ पर आपको प्रोटीन का कोट यानी कवरिंग नहीं मिलती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरॉइड्स हैव, वायरॉइड्स हैव, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दोगे। और आप क्यों दोगे? आप इसलिए दोगे क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्टली बुक में था नहीं, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे कि वायरॉइड्स के पास क्या होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, विच इज एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एनक्लोज्ड बाय द प्रोटीन कोट। तो अगर लेक्चर देखा है तो ही ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बुक पढ़ के ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे बच्चा। तो इसीलिए ध्यान दो क्लास में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रियॉन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स। The cell wall of mycoplasmas are made up of amino sugars. Viroids consist of single-stranded RNA molecule, and Rickettsia lacks cell wall. ठीक है, तो अब अगेन ये क्वेश्चन भी आप ही मुझे बताओगे, क्योंकि अगर मैं ये बता दूंगी तो ऊपर वाला भी समझ जाओगे, तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे आप ही दोगे। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोस्ट प्लांट वायरसेस हैव द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। तो मैक्सिमम प्लांट वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल था इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वायरस के लिए करेक्ट नहीं है बच्चा? कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लिविंग सेल के अंदर केवल, कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, या वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। तो हमें पता है वायरसेस आर समथिंग विच कैन पास थ्रू, विच कैन पास थ्रू, हेंस ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। अब लिटमस अ नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी अभी बताया मैंने ये भी, अभी अभी बताया मैंने ये भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप मुझे बताओगे लिटमस को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। साइज ऑफ टोबैको मोजाइक वायरसेस, टोबैको मोजाइक वायरस का साइज क्या था? इसका साइज था बेटा 300 into 18 नैनोमीटर्स। ठीक है, 300 into 18 नैनोमीटर्स। तो ये भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है, पीछे जाके देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट? पोल्यूशन इंडिकेटर्स कौन थे? कौन था रसोड़े में भाई? लाइकन्स थे। ठीक है, तो लाइकन्स हैं हमारे पोल्यूशन के इंडिकेटर्स। तो ये नहीं ग्रो करेंगे जहाँ पर पोल्यूशन होगा, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली असाइंड क्या है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पता नहीं क्या सही है, चलो पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं जिसे पेनिसिलियम बिलोंग करता है। अब यहाँ तो तुम्हें ये पता होना ही चाहिए कि पेनिसिलियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है और पैरामीशियम क्या है। पेनिसिलियम है बेटा फंजाई, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम है प्रोटिस्ट। तो ऊपर वाले दो प्रोटिस्ट को बिलोंग करते हैं और पेनिसिलियम बिलोंग करता है फंजाई को। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है लाइकन इज अ कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म formed by a symbiotic association, यहाँ तक तो सही है, of an algae and a protozoan, of an algae and a fungi। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी इसीलिए गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में दिया है बेटा यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर एंड इज अ फंगस। हाँ तो ये तो एकदम सही है, यीस्ट ही तो बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट दोनों है, दोनों चीज़ें यही बनाता है। और नॉस्टॉक और एनाबिना एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के। तो नॉस्टॉक और एनाबिना प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं क्या? बिल्कुल नहीं मैम, दोनों एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा के। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्टली असाइंड है दैट इज द थर्ड ऑप्शन। अब बोलोगे मैम आज की क्लास से रिलेटेड थोड़ी ना था, पर आज की क्लास से रिलेटेड था ना, इसमें ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। BSE इन कैटल मतलब बोवाइन, spongiform encephalopathy in cattle, Sir Jacob disease in human, Sir Jacob disease in sheep, both A and B. So obviously बात है it's both A and B, दोनों ही diseases BSE in cattle and Sir Jacob disease in human are analogous to each other and they both are caused by prions। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन 16 पे। पेयर ऑफ वायरल डिजीज कि इसमें से कौन से दोनों वायरल डिजीजेज हैं? रिंगवॉर्म और एड्स हैं। रिंगवॉर्म बेटा फंजाई के कारण होता है। टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस हैं, दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं। डिसेंट्री और कॉमन कोल्ड है, डिसेंट्री आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, कॉमन कोल्ड आपकी वायरल डिजीज है। और मम्स और हर्पिस ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आ गया क्वेश्चन भैया। गिवन इज अ डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफेज in which one of the options all the four parts A, B and C, D are correct। ठीक है, all the four parts A, B, C, D are correct। तो अब देखो D तो टेल फाइबर्स है, तो ये तो पता ही है हमें। तो अगर D टेल फाइबर्स है तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो देखना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा B क्या है। B क्या है तो याद करो, B था हमारा कॉलर, B था हमारा कॉलर। तो B हमारा कॉलर है, A हमारा हेड है। तो A हमारा हेड, B हमारा कॉलर, तो हमारा C हो गया शीथ और फाइनली D हो गया टेल फाइबर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने कहा था मैं साइड हो जाती हूँ, तुम डायग्राम ढंग से देख लो। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, ठीक है। बुक के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हेड हो गया, ये आपका कॉलर वाला पोर्शन हो गया, ये आपकी शीथ हो गई और आपके टेल और ये आपके टेल के फाइबर्स। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ, ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ। तो यहाँ तक अगर हमने समझ लिया है, so we have discussed questions also which were related to virus, viroids, prions and lichens, and with that it's a wrap to the chapter। तो यहाँ हो जाता है बच्चा अपना चैप्टर खत्म, बट यहाँ से हो जाती है आपकी ड्यूटी शुरू। और ड्यूटी क्या है कि ऐप डाउनलोड करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट NCERT क्वेश्चंस। तो NCERT में जहाँ जहाँ MCQs है विथ रेलेवेंस टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वी विल बी सॉल्विंग इट हेयर ओनली। तो जैसे हमने सेल वाले चैप्टर के लिए 50 क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही इस चैप्टर में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस है, आई विल बी ब्रिंगिंग इट फॉर यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So stay tuned with me, do like, share and subscribe to our channel, and if you want personal guidance, personal mentorship, feel free to download our app and get a paid subscription at the offer price by putting up our coupon code। ठीक है, so I have told you now everything relevant to this। अब हम मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में, करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, जमकर अच्छी तरीके से तगड़ी तरीके से पढ़ाई करके आना और जारी रखना मेरे साथ तैयारी आपकी जीत की, तैयारी नीट की। चलो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।